आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, ये लेक्चर अच्छे तरीके से ले लेता है तो उसका जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है वो भी क्लियर हो जाएगी। और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अगर कोई खामी रह गई है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम क्लासिकल और जो आवाज़ मुझे बताएं क्या आ रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। अच्छा, चैप्टर है जी ये, लास्ट चैप्टर है इसका, यानी कि केनेडियन इकोनॉमिक्स है। चैप्टर नंबर 9 है। और रिचर्ड इकमाइन की बुक में द केन्जियन सिस्टम फोर्थ के नाम से एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। इसमें हम देखेंगे कि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीगेट सप्लाई का कैसे ड्रॉ होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिनेट होती है, और फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलकर कैसे प्राइसेस को डिटरमिनेट करते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होती। और साथ हम कंपैरिजन करते जाएंगे क्लासिकल इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, इसका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है केन्जियन इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्योंकि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है ना, वो वजह है 1930 का डिप्रेशन की। 1930 में डिप्रेशन आया, हुआ क्या कि सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस मिनिमम लेवल पर आकर ना स्टेबल हो गई। ये वो प्राइसेस थी कि इससे नीचे जाना ना प्राइसेस पॉसिबल नहीं थी। और इस मिनिमम प्राइसेस, इस प्राइसेस के ऊपर जो सप्लाई थी वो हमारी इनफिनाइट सप्लाई थी, कि जितनी आप डिमांड कर सकते हैं वो आप डिमांड कर सकते हो। इधर हुआ क्या था कि जो एक्चुअल जीडीपी थी ना हमारी, वो लेस थी पोटेंशियल जीडीपी से। ठीक हो गया। तो ये जो क्लासिकल का, सॉरी, केन्जियन की जो एग्रीगेट सप्लाई, जहां से केन्जियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, तो उस वक्त जो केन्ज ने एग्रीगेट सप्लाई का ड्रॉ किया ना, वो ये किया था। और इसमें वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी कि वेजेस भी नीचे तक आकर एक जगह पर स्टेबल हो गई थी। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम प्रोडक्शन के उस हिस्से में पहुंच गए थे कि जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है वो डिक्लाइन नहीं थी, बल्कि कांस्टेंट थी। यानी कि एडिशनल लेबर लगाने की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट में जो इजाफा होता है वो इजाफा नहीं हो रहा था। ठीक हो गया, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट थी, वेजेस कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये प्राइसेस भी हम क्या कह सकते हैं, ये कांस्टेंट थी। तो ये सिचुएशन थी। पर वो कहता है कि जो नॉर्मली हालात में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है नॉर्मल कंडीशन में, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन थी ना केन्स की, और जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें पॉजिटिव स्लोप होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये क्यों होता है, इन चीजों की भी ना एक्सप्लेनेशन वन बाय वन आती जाएगी कि प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, आउटपुट इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक हो गया। बट जो वेजेस है और जो प्राइसेस है ना, वो इक्वल प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रही होती। वो क्यों नहीं हो रही होती, उसकी भी वो आगे जाकर लॉजिक बताएगा। वो कहता है नॉर्मल कंडीशन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। इधर तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर थी वो डिक्लाइन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं डिक्लाइन हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी, जो लेबर थी वो अंडर यूटिलाइज थी। मोर आउटपुट प्रोड्यूस, वेजेस इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज, सो एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है नॉर्मल कंडीशन में वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब ये हमने रीजन देखेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, और क्योंकि ये एक एक्सट्रीम कंडीशन थी, इसको जानने में हमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हम बात पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। और इस चैप्टर में हमने अब एग्रीगेट डिमांड का ड्रॉ करना है केन्स का, क्योंकि जो केन्स है उसको डिमांड साइड इकोनॉमिक्स कंसिडर कर रहे होते हैं। अब क्लासिकल में हमने कैसे ड्रॉ किया था एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, डिमांड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से हमने ड्राइव किया था। एम वी इज इक्वल टू
पी वाई, और हमने प्राइस वाई को इधर ले आए तो एम वी वाई इक्वल टू पी, इनका नेगेटिव रिलेशनशिप था। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का हमने कर्व ड्रा किया था, जिससे हमने कहा था ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, और जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी से चेंज होता था, और दूसरे लफ्जों में मॉनेटरी पॉलिसी प्राइसेस को चेंज कर सकती थी, फिजिकल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की कंपोजिशन को तो चेंज कर सकती थी, एग्रीगेट डिमांड को वो चेंज नहीं करती थी। अब जो केन्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व है, वो हम अभी जो हमने आईएसएलएम कर्व पढ़ा है उसकी मदद से हम उसको ड्रा करेंगे। वो कहता है कि सपोज दैट टू सेक्टर इकोनॉमी है, ये मेरे पास आईएस कर्व है। ये आईएस कर्व क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के वेरियस कॉम्बिनेशन को ये शो कर रहा होता है। इसके हर कभी पॉइंट के ऊपर जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होती हैं। दूसरी साइड पर हमारे पास ये एल एम कर्व है, इधर है क्या है, मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई होती है, ठीक हो गया। और यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन हो गया और ये इनकम डिटर्मिनेशन हो गया। अगर हम फिजिकल आईएस कर्व को देखें, गुड्स मार्केट को देखें, तो जहां पर इक्विलिब्रियम है इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, तो डायरेक्टली सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बज़ाहिर प्राइस का फंक्शन नजर नहीं आती। यानी कि हम डायरेक्टली अगर इसका कोई चैनल बनाए प्राइस के साथ, तो वो डायरेक्टली तो नहीं बनता सेविंग का फंक्शन, और इन्वेस्टमेंट का प्राइस के साथ इनडायरेक्टली बन सकता है, ठीक हो गया। इनडायरेक्टली तो हम कोई भी इकोनॉमिक्स के चैनल्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो वो ये कहता है कि जो प्राइसेस है ना, वो डायरेक्टली सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट नहीं कर रही होती। दूसरी साइड पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड को देखते हैं। जो मनी सप्लाई है वो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मॉडल है, एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड है, फिक्स होती है। जो मनी डिमांड है, अगर रियल मनी डिमांड की बात करें तो अ, जैसे कि क्लासिकल में भी हमने देखा, मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई, अगर इसको रियल किया जाए तो प्राइसेस से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो गया के वाई। तो जो रियल मनी डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होता चला जाए, प्राइस लेवल की वैल्यूज क्या होती जाए, इंक्रीज होती चली जाए, तो जाहिर सी बात है ये जो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो ये वैल्यूज छोटी होती चली जाएगी। जैसे फर्ज करें ये वैल्यू मैं 0.5 लेता हूँ लेट, और ये 100 लेता हूँ, और ये फर्ज करें मनी डिमांड है 500, और इसको हम कर लेते हैं 10, तो ये डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 50, और ये भी 50, ये आपस में नहीं इक्वल है, ठीक है। अब हुआ क्या, 0.5 100, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या हुआ कि मनी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। मनी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बस यही पॉइंट आपने समझना है। जब मनी डिमांड कम होती है तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में क्या है, इक्वल है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर ये फर्ज करें यहां पर ये 50-50 है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो गई, 25 हो गया। तो अल्टीमेटली इसे भी क्या होना पड़ेगा, 25 होना पड़ेगा, या फिर हमें मनी डिमांड की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट रन है, हमने इनको कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज करने की वजह से मनी डिमांड और मनी सप्लाई हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एल एम कर्व है वो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आइए बात की, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाने की वजह से जो एल एम कर्व है वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होता था। तो प्राइस लेवल को इंक्रीज करने की वजह से यहां पर मैंने ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है कि ये मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नीचे हम एक ग्राफ बना रहे हैं जहां पर ये इनकम लेवल वाई नॉट, और इनिशियली हमारा जो मनी डिमांड इज इक्वल टू पी नॉट था, ठीक हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 10, और यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में
मनी इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई है, इसको दोनों को मैं एम के इक्वल एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ये है 500 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 50। यहाँ पर हमारी मनी डिमांड मनी सप्लाई एम है और ये प्राइस लेवल है पी नॉट। हुआ क्या कि प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, 20 हो गया, तो यहाँ पर ये 10 था, अब ये क्या हो गया 20 हो गया, तो अब ये क्या आ जाएगा 25। तो दूसरे लफ्जों में एम की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एम की वैल्यू कम होने की वजह से जो एल एम कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई, और पहले इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम था, ये पर अब बी पर है, इन दोनों को मिलाया तो ये एग्रीगेटेड डिमांड कर्व ड्रॉ हो गया। तो जो एग्रीगेटेड डिमांड कर्व, उधर भी हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से क्यूटीएम एम वी इक्वल टू पी वाई, फर्दर जाकर उसको एम डी इज इक्वल टू के पी वाई किया था, यानी कि आज भी हमने उसी थ्योरी को थोड़ा चेंज करके आईएसएलएम फ्रेमवर्क बनाकर केन्जियन इकोनॉमिक्स का एग्रीगेटेड डिमांड कर्व को हमने ड्रॉ किया है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो एग्रीगेटेड डिमांड कर्व है क्लासिकल का, और जो इसका है क्लासिकल का और केन्स का जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसकी शेप सेम है, और जो हमने ड्रॉ किया है उसको, जो मॉनेटरी थ्योरी है उसको क्यूटीएम से ड्रॉ किया था, इसको एलएम वर्क में हमने मनी डिमांड, क्योंकि एक दूसरे की अल्टरनेटिव शेप पे है मनी डिमांड और मनी, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो इक्वेशंस है उनसे हमने इनको क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या होता है। क्लासिकल में जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने पढ़ी और फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट नहीं होती थी। इधर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो फिस्कल पॉलिसी से भी चेंज होगा और मॉनेटरी पॉलिसी से। ये है नोट, और ये प्राइस नोट है, और ये मेरा एग्रीगेटेड डिमांड कर्व। हुआ क्या कि ये है जी एम नॉट पी नॉट, मनी सप्लाई इधर 500 है, प्राइस लेवल 10 है, तो ये 50 है। अब मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई कितनी कर दी मैंने 1000, और प्राइस लेवल वही का वही है, तो ये कितना आ जाएगा 100। रियल मनी सप्लाई कितनी हो गई 100, पहले कितनी थी 50 थी। तो जाहिर सी बात है ये जो एल एम का मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा डिक्लाइन कर गया, इनकम वाई ही है, वाई वन है, प्राइस लेवल वही का वही है, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई चेंज हुई है, मैंने प्राइस लेवल को चेंज नहीं किया। ये एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई, किसकी वजह से ये शिफ्ट हुई है, ये शिफ्ट हुई है मनी सप्लाई की वजह से। और इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें, आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, उसी प्राइस लेवल के ऊपर एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा, तो इसकी थोड़ी डायग्राम चेंज होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बोथ शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड इन केनेजियन इकोनॉमिक्स। अच्छा, और क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर सकती थी, फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर सकती थी। तो ये एक एमसीक्यूज हमें इधर से मिल गया। दूसरा आ जाता है, ठीक हो गया। अब एक कंपैरिजन देखते हैं कि ये जो हमने इतना मेहनत कर कर एग्रीगेट डिमांड का ड्रॉ किया, तो इसका जो मुख्तलिफ इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है।
ये है एग्रीगेट सप्लाई कर, प्राइस कांस्टेंट एग्रीगेट सप्लाई कर किसका, केन्सियन इकोनॉमिक्स, जहां से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, डिप्रेशन की कंडीशन। नॉर्मली हालात में वो क्या कहता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर वह पॉजिटिव होता है, वेजेस इंक्रीज हो रही होती हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, ठीक हो गया, वेजेस कम इंक्रीज होती हैं इक्वल प्रोपोर्शन के साथ, वो नहीं होती है पॉजिटिव स्लोप की। खैर अभी जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, इससे भी रहने दें। और जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये क्लासिकल का वर्टिकल होता है, और ये मेरा है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हुआ, मनी सप्लाई चेंज हुई। मनी सप्लाई को तो दोनों इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वो एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर सकता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है, जहां पर वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, वेजेस डाउनवर्ड जाकर एक जगह पर स्टिकी हो गई हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है, प्राइस और वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही, वहां तो आपकी जो आउटपुट इफेक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, ये डी लिख रहा हूं डिप्रेशन की सिचुएशन में। केन्स क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं, पी के लिख दिया केन्स, और वाई के आउटपुट भी इंक्रीज होती है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। पर क्लासिकल क्या कहते हैं, पीसी प्राइस ऑफ क्लासिकल, कि सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीज होंगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। इसके पीछे वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या सिचुएशन हमें बताई हुई है जी, उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमने ये बताई हुई है, ये जो लेबर सप्लाई है ना, ये भी फंक्शन होती है रियल वेजेस का, और जो लेबर डिमांड है ये भी इसका, यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट है और ये वेजेस होती हैं, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, नो साइक फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड की शॉर्टेज की वजह से कोई अनएम्प्लॉयमेंट इधर नहीं है। यहाँ पर जो 2 या 3% अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे बाद में हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, वो फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। ठीक हो गया, यानी कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से किसी को जॉब नहीं मिल रही, या परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से फर्म्स को सूटेबल एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, या स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक हो गया, उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए लोग अनसूटेबल हो जाते हैं जॉब के लिए, पर वो कुछ टाइम में वो ट्रेनिंग गेट कर कर वो भी दोबारा मार्केट के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर वॉलेंटियरली वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी कि जो काम करना ही ना चाहे, फिर हम उसको उस फोर्स में गिनते ही नहीं है। इनवॉलेंटरली नहीं है, इनवॉलेंटरली का मतलब ये है कि कोई बंदा काम करना चाहे और उसे काम ना मिले। तो इसी तरह फिर इसको वो रिलेट कर देते हैं प्रोडक्शन से, और फिर ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये वर्टिकल बन जाता है। तो ये पिछले चैप्टर के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके हैं। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अ, आज माशाल्लाह बच्चे कुछ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वरना बाकी तो रिकॉर्डिंग पर ही गुजारा कर रहे हैं। और ये है कि मैंने अभी इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर प्रिपेयर कर लिया है, स्लाइड्स बना ली हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह, अब छुट्टियां हो गई हैं मुझे ना कॉलेज की तरफ से, तो इंशाल्लाह इन छुट्टियों में मैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि माइक्रो तो काफी हो चुकी है, मैक्रो भी इंशाल्लाह आज केनेजियन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। और जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं वो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। एक लेक्चर इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे हम रखेंगे, इस्लामिक बैंकिंग पे, वो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया सारा। और एक लेक्चर होगा जो इंटर डेवलपमेंट है। ठीक है, बाकी फिर हम दोबारा उस रूटीन के ऊपर आ जाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि बहुत सारा सिलेबस, क्योंकि आप लोग भी फ्री होंगे, मैं होऊंगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आ जाता है अब हम चलते हैं जो केन्जियन की लेबर मार्केट की तरफ। अब इसका जो वर्टिकल स्लोप है
वर्टिकल है इसका एग्रीगेट सप्लाई कर, उसके पीछे वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। केन्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती नहीं। ठीक हो गया। उसने सबसे पहले जो उसका पीगो का एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप वेजेस को कम कर दें। वेजेस को कम करेंगे, लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहते थे कि ये परफेक्टली फ्लेक्सिबल होती हैं वेजेस ना। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, प्राइसेस डिक्रीज होंगी वेजेस डिक्रीज हो जाएंगी, हमेशा रहेगी फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्स कहता भाई ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, बल्कि जो लेबर सप्लाई होती है ना, जो लेबर डिमांड होती है, जो लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड, वो फंक्शन होती है नॉमिनल वेजेस। ठीक हो गया। स्टार्ट में तो वो सप्लाई को कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है। वो कहता है डिमांड लेबर की होती है, सप्लाई जो डिटरमेंट होती है ना एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में, वो लेबर डिमांड की वजह से होती है। वो इस चीज को ना प्रूव करेगा, बाद में वो सप्लाई को भी खैर कंसीडर कर लेगा दूसरे वर्जन में। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो लेबर डिमांड होती है ना, वो उसका रियल वेजेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, नॉमिनल वेजेस के ऊपर। वो इसकी बहुत सारी ना जस्टिफिकेशन देता है। वो कहता है कि जो वेजेस होती हैं वो एक पॉइंट के ऊपर आकर ना रिजिड होती है। ठीक हो गया, क्योंकि शॉर्ट रन का इकोनॉमिस्ट है। शॉर्ट रन में तो वो कहता है कि ये ना रिजिड ही होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? वो कहता है कि मनी वेजेस डज नॉट एडजस्टली एज प्राइस इंक्रीज इन शॉर्ट रन, कि जो शॉर्ट रन के अंदर प्राइस इंक्रीज होगी तो वेजेस इंक्रीज नहीं होंगी, वेजेस क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्यों कांस्टेंट रहेंगी? वो कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, जब वो किसी फर्म में जॉब करने जाते हैं तो उनकी जो वेजेस होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट से मशरूत होती है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो कि हम आपके पास 2 साल 3 साल काम करेंगे और हर साल जो हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी ना वो इस रेशो के साथ बढ़ेंगी, 10% 5%। जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारी सैलरीज तो 1 ईयर बाद इंक्रीज होनी है। और अगर इन्फ्लेशन तो प्राइसेस तो हर महीने यानी कि वीकली हम चेक कर रहे होते हैं, एसपीआई को, सीपीआई को। ठीक हो गया। तो हम ये तो नहीं डिमांड कर सकते कि हमारी प्राइसेस को इंक्रीज करें। एक वो ये रीजन देता है। वो कहता है कि जो वर्कर होते हैं ना वो अपनी ना रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेजेस के अंदर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। रिलेटिव वेजेस का मतलब पिछली साल वो क्या वेजेस ले रहे थे। ठीक है। अब मैं फर्ज करें 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ, अगले साल गवर्नमेंट मुझे कहे जी आपकी तो 20,000 सैलरी है। पिछले साल मैं ले रहा था 1 लाख, अब मुझे वो 20,000 कहें और साथ कहेंगे जी प्राइसेस कम हो गई हैं इस वजह से आपकी तनख्वाह हम कम कर रहे हैं, तो कोई भी वर्कर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि जल्द से जुलूस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ना प्राइसेस वेजेस डिक्रीज कर देंगे, प्राइसेस डिक्रीज, तो ये तो वो कहता है एक्सेप्टेबल ही नहीं है। रिलेटिव को भी देख लेते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब कि वो करंट वैल्यूज को भी देख रहे होते हैं कि पहले हमारी 1 लाख तनख्वाह थी अब 1.5 लाख है। ठीक हो गया। दूसरा, वेजेस एक ही सेक्टर में काम करने वाले लोगों की वेजेस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है स्किल बेस के ऊपर। एक ही फैक्ट्री में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी सेम है, पर एक इंजीनियर्स के पास स्किल ज्यादा है और एक के पास कम है। तो प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास स्किल ज्यादा होती है उनको वो ज्यादा वेजेस भी ऑफर कर रहे होते हैं। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उनके एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ इम्प्लिसिट होते हैं, यानी कि फर्म्स की और एम्प्लॉय के दरमियान ही वो मामलात वो तय पा जाते हैं। वेजेस wages stickiness in money wages by contracts, wages when uh, wages contract is signed, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा सप्लाई फंक्शन इज इनसिग्निफिकेंट, और इसके मुताबिक जो सप्लाई फंक्शन है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। इवन लेबर मार्केट नो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हो गया है। ए फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स मनी वेजेस मॉडल, अब हम इन बेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। यानी कि जितनी मैंने बातें बताई हैं ये इसने ये कहा कि एक तो वेजेस स्टिक होती हैं, रिजिड होती हैं। उसकी वजह क्या है
कि लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव वेजेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। कोई भी वर्कर ये नहीं चाहेगा कि उसकी वेजेस कम हो जाए। दूसरा, फर्म्स में और लेबर्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा, कुछ इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो कि दूसरे वर्कर्स को या गवर्नमेंट्स को नहीं पता होता। ठीक है, तो पहला मॉडल इसकी एजम्पशंस के ऊपर, केन्स की एजम्पशंस के ऊपर है। पहले मॉडल का नाम है ए फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स मनी वेजेस मॉडल। ए फ्लेक्सिबल प्राइस, फ्लेक्सिबल प्राइस एंड फिक्स्ड मनी वेजेस। तो कहता है, ये जो अभी मैंने इसमें assumptions बताई है ना, ये जो आपको उसने कहा कि ये वेजेस फिक्स होती है और ये डिमांड फॉर लेबर होती है, जो डिपेंड कर रही होती है एमपीएन और पी के ऊपर। ठीक है, और जहां पर ये उसने वेजेस अनाउंस की एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की दोनों बाहमी मुशावरत से, इसके ऊपर लेबर की डिमांड हो गई। ठीक हो गया, सप्लाई का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। वो कहता है अगर सप्लाई को देखा जाए ना, उसने डॉट लाइन से बनाई हुई है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर लेबर सप्लाई ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम देखा जाए तो इक्विलिब्रियम तो इधर आता है और वेजेस ये होनी चाहिए, पर वेजेस इक्विलिब्रियम से क्या है, ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड नहीं आनी इसमें। ये किसके अंदर है? एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वेजेस है। रिलेटिव, पिछले साल ये क्या ले रहा था। अब क्लासिकल कहाँ था? क्लासिकल तो यहाँ था, यहाँ सप्लाई और डिमांड बराबर थी, फुल एम्प्लॉयमेंट थी। यहां पर डिमांड ये एन नोट कर रहा है और सप्लाई क्या है? सप्लाई ज्यादा है इस वेजेस के ऊपर, इतने लोग काम करना चाहते हैं। ये सारी की सारी क्या है? इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है। ये लोग काम करना चाहते हैं, रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड पड़े हैं इकोनॉमी के अंदर, पर इनको काम नहीं दिया जा रहा। अब केन्स कहता है कि अब आप इस रिसोर्सेज को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। लेबर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइसेस बढ़ेंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो प्रोड्यूसर है उसको मुनाफा नजर आएगा, तो ये अल्टीमेटली लेबर डिमांड कर क्या होता जाएगा? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये है जी फिक्स मनी वेजेस मॉडल हमारा। ये वही प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर ये आउटपुट है, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये स्टिकी वेजेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइस लेवल है, और ये हमारी सप्लाई है। ये है एमपीएन और ये पी नॉट, ये वेजेस है और ये एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस वेजेस के ऊपर बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि ये बताया मैंने आपको, ये वाला एरिया, ये जो मैंने आगे बढ़ाया ना एरिया, ये वाला है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये काम करना चाहते हैं पर इनको काम नहीं मिल रहा। तो स्टार्ट में ये एम्प्लॉयमेंट है और ये आउटपुट है जी, और प्राइस लेवल है पी नॉट और आउटपुट है वाई नॉट। हुआ क्या कि प्राइसेस इंक्रीज कर गई। प्राइस इंक्रीज करने की वजह से एमपीएन और ये पी1, ये फर्ज करें 10 था, ये भी 10 था, ये था 100। अब प्राइस हो गई 20 और ये 10, ये 200 हो गया ना, तो जाहिर सी बात आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो कुछ लोग ये बेरोजगार थे, काम करना चाहते थे, इनको भी रोजगार मिल गया। किस वजह से? प्राइस इंक्रीज हुई। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से फर्म ने डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर दी। फिर डिमांड की बात आ रही है, और डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करने की वजह से आउटपुट इंक्रीज कर गई। ये आउटपुट इंक्रीज हुई और ये प्राइस लेवल आ गया। इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये केन्स का एग्रीगेट सप्लाई का ड्रॉ हो गया, जो क्या है? पॉजिटिव स्लोप। इसकी लॉजिक क्या है? यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज हैं वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक हो गया? अच्छा, वो कहता है कि फर्ज करें मैं इस अजम्पशंस को भी ना रिलैक्स कर देता हूं, फिक्स नहीं होती, लेट कर देते हैं। तो कहता है कि फिर भी ये
जो है एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप ही होगा। क्यों स्लोप होगा इसको देखते हैं। क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ था जी? क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर जो लेबर सप्लाई फंक्शन है ना, वो रियल वेजेस का फंक्शन था। केन्स कहता है कि रियल वेजेस का फंक्शन नहीं होता, बल्कि एक्सपेक्टेड रियल वेजेस का फंक्शन होता है। ठीक है, समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस एंड एंड केन्स के मुताबिक ये एक्सपेक्टेड रियल वेजेस का फंक्शन है। अब इसने ये एक्सपेक्टेशन कहां से लोग कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स का उनके पास PT-1, PT-2, PT-N, जो प्रीवियस ईयर्स का जो उनके पास डेटा उनके पास चला आ रहा होता है, उसको जेहन में रखते हुए उनके जेहन एक एक्सपेक्टेड वो प्राइस बना लेते हैं अपने जहन के अंदर कि आने वाले वक्त के अंदर ये प्राइसेस होगी, और यही प्राइसेस वो वेजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं कि हर साल 10%, 3%, 15%, 8% इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। तो जो हमें सप्लाई देनी है वो हमने एक्सपेक्टेड प्राइस और जो नॉमिनल वेजेस है उस बेस के ऊपर देनी है। बट क्लासिकल क्या कहते थे? क्लासिकल कहते थे कि एक्चुअल जो हम जो लेबर सप्लाई दे रही होती है वो एक्चुअल रियल वेजेस की बेस पे दे रहे होते हैं। एक्चुअल रियल बेसिस का मतलब ये है कि उनको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर कितनी प्राइसेस इंक्रीज होंगी और कितनी वेजेस इंक्रीज होंगी, और जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगी उसी रेशो के साथ वो अपनी वेजेस इंक्रीज करवा लेंगे। ठीक हो गया? यानी कि जितनी प्राइसेस इतनी वेजेस इंक्रीज करवा लेंगे और एडजस्टमेंट फौरन हो जाएगी इकोनॉमी की। ठीक हो गया? कोई भी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज। केन्स कहता है ये अनरियलिस्टिक है। अगर आप ये कैलकुलेट भी करना चाहते हैं अपनी रियल वेजेस तो ये एक्चुअल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट 100% नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट आपका 100 करेक्ट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो इन सिचुएशन में केन्स ने ये लेबर सप्लाई कर्व को एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ इसने ड्रॉ किया, और वही जो लेबर डिमांड कर्व है, ये P0 वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये इसका आउटपुट फंक्शन है, ये एम्प्लॉयमेंट है और ये आउटपुट है, और साथ ये प्राइस लेवल P0 और ये एम्प्लॉयमेंट Y0। ठीक है? अब प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, P1 हो गया, ये 10 था, ये भी 10, 100 हो गया। अब प्राइस लेवल हो गया 20 और ये 2, 10, ये 200, जिसकी वजह से MPN P1 ऊपर शिफ्ट हो गया। वेजेस इंक्रीज हुई और साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि सप्लाई एक्सपेक्टेड वेजेस के ऊपर दी हुई है, एक्चुअल के ऊपर नहीं है। ठीक हो गया? और यहां से ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और साथ ये आउटपुट भी इंक्रीज हुई। प्राइसेस इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज हुई और ये केन्स का एग्रीगेट सप्लाई का ड्रॉ हो गया जब मनी वेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कर्व है, प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आया है, आउटपुट के अंदर इतना चेंज नहीं आया, तो रिलेटिवली ये क्या है, स्टीपर है। जब वो वेजेस कांस्टेंट थी, ठीक है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन, उसमें ये प्राइस के अंदर कम चेंज आया था, आउटपुट के अंदर ज्यादा चेंज आया था, थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया था, फ्लैटर हो गया था। तो इसमें जो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब ये स्ट्रिपर कर बनता है तो
जब ये स्टीपर कर्व बनता है तो उस वक्त वेजेस फ्लेक्सिबल होती हैं, पर वेजेस और जो प्राइसेस हैं वो सेम रेशो के साथ इंक्रीज नहीं हो रही होती। अब आ जाता है क्लासिकल और केन्जियन का कंपैरिजन, क्लासिकल वर्सेस केन्जियन। पहला है कि क्लासिकल के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है और केन्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व है बिल्कुल सेम है, पर यहां एक्सप्लिसिट नहीं था, यहां इम्प्लिसिट था, हमने खुद ड्रॉ किया। किसकी वजह से? एम वी इजिकल टू पी वाई। इधर भी हमने एम डी रियल और रियल मनी डिमांड की मदद से ड्रॉ किया, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के आप कह सकते हैं इंटर लिंक्स है, इंटर रिलेटेड है। तो दोनों का जो एग्रीगेट डिमांड करने का मेथड है वो सेम है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये इम्प्लिसिट थ्योरी थी, यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट थ्योरी है। दूसरा, यहाँ पर क्लासिकल में जो फिस्कल पॉलिसी है इसका कोई रोल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ प्राइस को इंक्रीज करती है, आउटपुट को इंक्रीज नहीं करती। यहाँ पर फिस्कल एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दोनों एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस भी चेंज होती है और आउटपुट भी चेंज होती है। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का नो रोल, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को ही चेंज करती हैं। थर्ड, यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल है। उसकी रीजंस क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई रियल वेजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, यहाँ पर पेसिमिस्टिक होती हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, और एग्रीगेट डिमांड आउटपुट को, प्राइस को इफेक्ट करती है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस को इफेक्ट कर सकती है, अगर इंक्रीज हो तो आउटपुट को ये इफेक्ट नहीं कर सकती। तो जी आखिरी हम डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि आज एक ही मैंने क्लास लेनी। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एग्रीगेटेड डिमांड कर्व है क्लासिकल का, ये इसका केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, केन्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से चेंज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर प्राइस को चेंज कर सकती है, और यहाँ पर ये फिस्कल पॉलिसी से भी चेंज होगा, मॉनेटरी पॉलिसी से भी चेंज होगा, और यहाँ एग्रीगेट डिमांड प्राइस और आउटपुट को चेंज कर सकती है। ठीक हो गया। लास्ट बात है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी के ऊपर बिलीव करते हैं, और केन्स कहता है कि जो इकोनॉमी स्टेबल अनस्टेबल होती है वो एग्रीगेट डिमांड की वजह से होती है। एग्रीगेट डिमांड में जो इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होती है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होती है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर आप बढ़ाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर अपना इंटरफेरेंस करके, तो जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया है वो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हमारा केन्स का आखिरी लेक्चर था। तो इंशाल्लाह कल से हम मोनेटरिस्ट को स्टार्ट करेंगे।